सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। एक बार सभी साथी है वो जुड़ जाइएगा। हम क्या देख रहे हैं भाई? हम देख रहे हैं सीटी 2026 के मॉडल टेस्ट पेपर, बिल्कुल निःशुल्क, हर एक विषय और उसके क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, वो तो आपको पता चल जाएगा। राजस्थान जीके जिसके अंदर इतिहास, कला संस्कृति, पॉलिटी, भूगोल चारों हैं, अंग्रेजी, राजनीति, हिंदी, करंट अफेयर्स, विज्ञान, रीजनिंग और गणित, कंप्यूटर और भारत यानी इंडिया जीके आपके है, तो वो कल के टेस्ट में आपके ऐड हो जाएगा। 50 से 60 क्वेश्चनों की संख्या हो जाएगी दोस्तों। तो एक बार जो भी जुड़ रहे हैं थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दो भाई, जल्दी से फटाफट, और शेयर भी कर दें सभी, जिससे अच्छा मनोबल मेरा बना रही। चलिएगा भाई, पहला क्वेश्चन। अब देखो, पहला क्वेश्चन है कि दादू पंत का प्रमुखतया साहित्य कौन सी बोली में लिपिबद्ध है? कमेंट करो फटाफट, आप सभी को उत्तर देना है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं यहां से आपको शुरुआत में ही बता दूं, शुरुआत के अंदर ही बता दूं कि आपको कमेंट करना क्या है भाई। आपको एक मेरे लिए स्पेशल कमेंट करना है, और वो कमेंट क्या होगा? वो होगा सीईटी 2026, और स्पेस छोड़ के यहां पे दोनों जगह, यहां पर आपका नाम। देखता हूं कौन कौन मेरे भाई मेरी बहनें ये कमेंट है वो करती है। दादू पंत का जो साहित्य है वो किस भाषा में है? डुंडाड़ी के अंदर। किसमें है बेटा? डुंडाड़ी भाषा के अंदर लिखा गया है। सूची 1 और सूची 2 को करना सुमेलित, भागते भागते सुमेलित कर देंगे हम। रामावत, अलखिया, रसिक, निरंजनी। प्रवर्तक लालगिरी, रामानंद, स्वामी हरिदास, स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास ने किया था रसिक का, निरंजनी संप्रदाय का किया था स्वामी हरिदास ने, रामावत का रामानंद जी ने, और अलखिया का लालगिरी ने। 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन ब सही रहेगा। नेक्स्ट, गोरखमालिया निम्न में से किस लोक देवता की तपोस्थली है? गोरखमालिया की अगर हम बात करते हैं, इनका जो मुख्य पीठ है वो कतरिया सर के अंदर है। इनके जो सिद्ध है उनके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, तो सही रहेगा जसनाती संप्रदाय। नेक्स्ट, जैसलमेर में नाथ पंथ की गद्दी निम्न में से किस शासक के समय स्थापित हुई थी? जैसलमेर में जो नाथ पंथ आया था वो किनके समय आया था? रावल देवराज के समय आया था। रावल देवराज के समय आया था। नेक्स्ट, संत रामचरण जी से संबंधित निम्न कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। कर दो भाई सही उत्तर का चयन। पहला है, संत रामचरण जी का जन्म जयपुर के निकट सोडा सूर से नामक गांव में हुआ था। संत रामचरण जी का निधन राम नाम जपते हुए भीलवाड़ा के शाहपुरा में वर्ष 1798 में हुआ था। यहां पर पहला और दूसरा दोनों ही सही है, तो देखिए स ऑप्शन 1 और 2 दोनों यहां पर क्या रहेंगे? आपके सही रहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहां करो बीकानेर। बीकानेर का वह शासक जिसने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की। एक बीकानेर में एक शासक हुआ था जिसने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी। कौन था भाई? राय सिंह। कौन था? राय सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव बीका ने सर्वप्रथम किस स्थान को बीकानेर की राजधानी बनाया? राव बीका और बीका ने सबसे पहले बीकानेर को राजधानी कहां की बनाया? अच्छा क्वेश्चन है भाई आपके लिए। कहां बीकानेर की राजधानी बनाया था? कोडम देसर को। किसको बनाया था? कोडम देसर को बनाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राजपुताने का प्रथम शासक जिसने शेरशाह सूरी से संबंध स्थापित किए। राजपुताने का प्रथम शासक जिसने शेरशाह सूरी, यहां पर यह नहीं कि राजपुताने के मुगलों से संबंध पूछे, शेरशाह सूरी से पूछे, तो वो थे राव कल्याणमल। कौन थे बेटा? राव कल्याणमल। नेक्स्ट, बीकानेर का वह राजकुमार जो अकबर का दरबारी कवि था। बीकानेर का राजकुमार और अकबर का दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज राठौड़। क्वेश्चन बनेगा, पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने कौन सी जागीर दी थी?
पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने कौन सी जागीर दी थी भाई? कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दे दो एक बार जल्दी से। अगला देखो, पाइबा साहिबा का युद्ध सबको पता है 1541 में हुआ। और गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? फिर यही बता दो भाई। किसके मध्य लड़ा गया था? यह लड़ा गया था, पहला है राव जेतसी व मालदेव के सेनापति जेता व कुंपा के मध्य। और इस युद्ध के अंदर राव जेतसी है, ये क्या करते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं। भाई भाई लड़के मर गए थे भाई। आज हम बोलते हैं ना कि वहां पर संपत्ति विवाद, जमीन को लेकर भाइयों के बीच लड़ाई हो गई। अरे बेटा, ये तो प्राचीन काल से जुड़ी हुई आ रही है भाई। बीकानेर और जोधपुर जो है भाई थे ये आपस में, तो इनके बीच ये राड क्या सबूत दे रही है? मतिरे की राड हुई थी बीकानेर और नागौर, वो क्या है? भाई थे आपस में। क्या सबूत दे रहे हैं देख लो आप। अगला देखो, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस जिले में है? ये सिरोही के अंदर है और 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब बेटा आप पोड़े पोड़े पड़े हो तो एक उत्तर दे दो, संतू का शिखर किसने कहा? गुरु शिखर को संतू का शिखर किसने कहा था? गुरु शिखर को संतू का शिखर किसने कहा था? एक बार कमेंट करना भाई, देखता हूं आप में से किस किस को पता है फटाफट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है? पश्चिम से पूर्व की ओर, उड़िया, मुकुंदरा, बोराट। बोराट, मुकुंदरा, बोराट, उड़िया। ये जो क्रम है ना यहां पर, ये पूर्व से पश्चिम है। क्यों? मुकुंदरा कोटा बारा झालावाड़ में है, उड़िया सिरोही में है, तो ये देखो भाई, ये रहा उड़िया का पठार, बोराट का पठार, मुकुंदरा की पहाड़ियां। ठीक है, ये आपका ऑप्शन 4 सही है यहां पर, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला देखो, अब है कि इनमें से सुमेलित है वो बताना है। चंदवाड़ी बूंदी की पहाड़ियां, भौतिक आकृति और अवस्थित क्षेत्र गलत दिया हुआ है। मेसा पठार चित्तौड़ में है, पालखेड़ा पर्वत है, ये चित्तौड़ और प्रतापगढ़ में है। शाहबाद उच्च भूमि बारा में, झालावाड़ में नहीं है, तो सही पूछा है क्या कहीं पर बी और सी? केवल बी और सी, केवल बी और सी दोस्तों। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी मैदान यानी हाड़ौती पठार से संबंधित है? बारा, सिरोही, अजमेर, अलवर। तो सीधी बात है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये 4 जिले हाड़ौती क्षेत्र के हैं ना, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। थार मरुस्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। कर दो भाई पोड़े हो तो। संपूर्ण मरुस्थल रेतीला व बालू का स्तूप क्षेत्र है, गलत बात, सरासर गलत बात। क्यों भाई? अगर मैं राजस्थान को मैप में दर्शाऊं तो अरावली दर्शा दी। अब देखो यहां पर एक निकलती है 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। ठीक है, यहां पर है देखो, ये जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी, बीकानेर का कुछ भाग, ये जो क्षेत्र आया है ये बिल्कुल बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, कंकरीला है, पथरीला है, तो गलत हो गया पहला। ये लो भाई, ये लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। बालेरी, चूरू, मेड़ा नदी, सिक्कर की में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। सही है भाई, देखो 25 सेंटीमीटर वर्षा के बाद इधर भी है, 50 सेंटीमीटर के भी इधर आता है, वो अर्ध शुष्क आता है। एकदम सही है, तो बी सी डी ऑप्शन ए पे आप क्या कर दो, यहां पे टिक लगा दो भाई। अगला क्वेश्चन 16वां, दिसंबर 2023 में इनमें से किन्हें राजस्थान का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? मनोज बागमार, दिया कुमारी, सुमित गोदारा, जोगाराम पटेल। दिया कुमारी को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कार्यविधि नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से मामले आदेश जारी किए जाने के पूर्व मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किए जाएंगे? देखो भाई, व्यक्तियों को विचारण के बिना निरुद्ध रखने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अधीन सलाहकार बोर्ड का गठन। ऐसे मामले जो मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्तियों द्वारा या उनकी ओर से दया याचिका से संबंधित है।
समस्त प्रकरणों पर गैर सरकारी विधेयकों के लिए सरकारी नीति का अवधारण। तीनों ही है भाई, ये ऑप्शन ए देखो, ए बी और सी। अगर ये मामले आदेश इनके जारी होते हैं उससे पहले मुख्यमंत्री के पास पेश किए जाते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है भाई? कर्तव्य, मुख्यमंत्री कर्तव्य अनुच्छेद 167 में। मुख्यमंत्री कर्तव्य किस अनुच्छेद में? 167 के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कभी यानी सितंबर 2024 तक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? अशोक गहलोत है, बजरलाल शर्मा है, भैरू सिंह शेखावत बने हुए हैं, लेकिन सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री वर्तमान में विधायक है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बने। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने अधिकतम बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का सामना किया? ऐसे कौन है? ऐसे हैं भैरू सिंह शेखावत। कौन है बेटा? भैरू सिंह शेखावत। क्योंकि उस समय सेंट्रल में कांग्रेस पार्टी थी और भैरू सिंह जनता पार्टी से थे, तो सामना तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक और भौतिक दो चीज होता है। भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? यह कोई पदार्थ है और इससे क्या बना? ये एक नया पदार्थ बना, वापस इससे यह पदार्थ बन सकता है। लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन में जाएंगे, रासायनिक परिवर्तन में हम, तो अगर ये कोई पदार्थ है और इससे नया पदार्थ ये बन गया है तो बन ही गया है, इससे वापस ये पदार्थ नहीं बनता है। इतना ही ध्यान रखो। फलों का पकना, दूध का फटना, पानी का जमना और भोजन का पाचन। पानी का जमा गर्म करोगे तो वापस पानी बन जाएगा, जमा हुआ बर्फ से पानी बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी का जल। क्या भौतिक परिवर्तन है? देखो भाई, आपको पता होगा भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना रासायनिक है। लकड़ी के लट्टे को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। फलों का पकना, भोजन पकाना। अगला देखो, कक्ष के तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। कक्ष के तापमान पर दूध खट्टा हो रहा है। दूध खट्टा होना मतलब रासायनिक परिवर्तन है। खट्टा होने के बाद दूध वापस मिट्टा नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? देखो, मोमबत्ती जलती है, दो क्रियाएं देखने को मिलती है, एक तो जलना, एक पिघलना। जलना रासायनिक है, पिघलना भौतिक है। जलना रासायनिक, पिघलना भौतिक, तो दोनों ही है, ए और बी। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखो, काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदल जाना किसका उदाहरण है? अगर सेब को हमने काट दिया और काटने के बाद सेब आपको पता है बुरी हो जाती है, वापस उसको हम सफेद थोड़ी कर सकते, कभी नहीं कर सकते, तो यह रासायनिक परिवर्तन होता है। उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ कौन सा सर्वनाम? कुछ, तो नाम से पता चल गया कुछ, अनिश्चयवाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, हम, वे, आप। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन सा है भाई? वे। कौन सा है? वे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। सेमी क्वेश्चन आया था, एक चतुर श्रेणी में आया था, एक पटवार में आया था। अब आपका कितना दिमाग काम करता है? वे ही है भाई। अगला क्वेश्चन, मध्यम पुरुष से संबंधित वाक्य है। मध्यम पुरुष, तो यहां पर जो शब्द है उन पर तलाश करो, मध्यम पुरुष किसमें है, आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है भाई, आराम से उत्तर दे सकते हो आप। कौन सा है बेटा? आप आगे आ जाए। ठीक है, मध्यम पुरुष। अगला देखो, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? हम अपने आप को भूल गए। ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा? आप भला तो जग भला, वह अपने को सुधार रहा है। ऐसे समय में आप साथ न दोगे तो कौन देगा? अब आगे जो मैटर आ रहा है और यहां से जो वीडियो छोड़ के जा रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन देखते ही जो निकल रहा है ना, उसकी सीटी मुश्किल से पास होगी भाई, विश्वास के साथ बोल रहा हूं।
और जो यहां से 31 से 50 तक डटा रहा, क्योंकि देखो इंग्लिश अब आएगी, हिंदी अब आएगी, रीजनिंग अब आएगी और करंट अब आएगा, ऐसे 4 विषय जो सीटी में मुख्य रोल निभाते हैं, समझ गए आप? तो बने रहो, भगना नहीं है भाई, ठीक है। अब देखो भाई, एक दुकानदार ने 200 रुपए में 12 पेन खरीदे। तो 200 रुपए में उसने क्या किए हैं भाई? 12 पेन खरीदे हैं, ठीक है। तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना हो गया? 200/12। एक बार गया, बेहतर 6 बार गया, 6 बार, 6 बार, 6 बार, 6 बार, कुछ भी, कितना भी, जितना लिखना है वो उतना लिखते जाओ। अब आगे क्या कह रहा है? उन्हें रुपए 160 में 8 पेन की दर से बेच दिए। अब देखो 160 रुपए और 8 पेन, ये क्या किए? बेचे हैं उसने, बेचे हैं, यानी कि एक पेन का विक्रय मूल्य आएगा, एक पेन का विक्रय मूल्य आएगा 160/8 बराबर 20 रुपए। यहां पर हमारे पास क्रय मूल्य कितना है बेटा? 16.666। विक्रय मूल्य कितना है बेटा? निकालते जाओ बेटा, कितना है बेटा? 20 रुपए। यहां तक आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया? बताओ। क्या जो ये 6 है, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं? देखो ये 6 है, तो इससे आगे वाले इस 6 को हटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। यहां पर 7 है, इस 6 को हटाएंगे तो यहां पर 6 ही रखेंगे, कोई बात नहीं, 6.67 हो गए, ठीक है। तो इसको हटा के आप क्रय मूल्य ये लिख सकते हैं। अब लाभ देखो बेटा, 20 माइनस 16.66667 इतना ही लिखते हैं, कितना आएगा? 3.33 मान लो आप, लगभग 3.33। अब क्या निकालना है भाई? उसका लाभ या हानि। तो पहली बात यहां पर हो क्या रहा है? लाभ हो रहा है, तो निकलेगा क्या? लाभ प्रतिशत। नहीं समझ में आए वापस देख लेना। 3.33, क्रय मूल्य कितना है? 16.66 लिख देते हैं, कटने में स रहे, गुणा कर लेते हैं 100 से। इससे इसको कट करोगे तो लगभग 5 बार कटेगा, काट के भाग दे के देख लेना कैलकुलेटर से। और इससे इसको कट करोगे तो 20, तो 20% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 20% क्या हो रहा है बेटा? लाभ हो रहा है। 20% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 20% लाभ हो रहा है। आ गया समझ में? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुयस ने कुछ धनराशि पर एक अलमारी खरीदी। उसने क्रय मूल्य का 10% इसकी मरम्मत पर खर्च किया और 1100 रुपए के लाभ पर अलमारी बेच दी। यदि उसने 25% लाभ कमाया तो उसने मरम्मत पर राशि खर्च कितनी की? बताओ आराम से। देखो बेटा, हम यहां पर माना, ये माना तो करना ही पड़ेगा भाई, माना आपने सीटी क्रय मूल्य के साथ पास कर ली एक्स। अब देखो मरम्मत कितनी की है? 10%। मरम्मत x इंटू 10%, तो क्या हो जाएगा भाई? अगर मरम्मत की x इंटू, तो 0.1x। कैसे? देखो x इंटू 10/100, इससे ये मान आ जाएगा, ये बिंदु है, ठीक है, ये पॉइंट है आपका यहां पर, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा भाई। मरम्मत आ गई हमारी, मरम्मत पे कितना है? 0.1x है, x है तो 0.1x उसने मरम्मत पर खर्च किया है। कुल खर्च कितना हो गया अब तक उसका? कुल खर्च देखो बेटा, देखो x रुपए तो खरीदने में दिए, प्लस 0.1x उसने किस पे खर्च कर दिए बेटा? ये मरम्मत पर खर्च कर दिए, तो कितने हो गए? x को कॉमन ले लो, x को कॉमन लिया तो 1 + 0.1, तो क्या बन गया? 1.1x।
ये आ गया कुल खर्च 1.1x। समझना इस क्वेश्चन को आराम से, इतना सरल नहीं है भाई। अब आगे क्या बोल रहा है, 1100 रुपए के लाभ पर अलमारी बेच दी यदि उसने 25% लाभ कमाया है। समझ गया आप, 25% का लाभ कमाया है। यहां से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 25% का लाभ उसने कमाया है भाई, याद रखना भाई। अगर 25% का लाभ और इस चीज को हम जोड़ दें तो क्या आएगा, बताओ क्या आएगा भाई। लाभ बराबर 25% गुणा 1.1x। समझ गए क्या बना, 25/100 1.1x, 1.1x। समझ गए। अब देखो यहां से आराम से आप कट करो, 4 बार 1.1 में 4 का भाग देंगे तो 2.75, सॉरी सॉरी सॉरी, पॉइंट पहले ही है ना, 0.275 आएगा, 275। यह आ गया उसका लाभ। ये जो दिखाई दे रहा आपको 2.75, ये किसके बराबर है, 1100 के। एक्स का मान कितना आया यहां से, एक्स का मान आएगा, देखो यहां से ये जाएंगे इधर 2.75, 3 जीरो और लगा दो इसके, फिर ये इससे कट जाएगा 4 बार, 4 बार कट हो गया तो 4000 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया, 4000 रुपये आ गए। अब देखो यहां पर मरम्मत जो उसने बताई, हमें पूछा क्या, मरम्मत की राशि पूछी है, तो मरम्मत 4000 है, इसको क्या करना है हमें, गुणा किससे करना है बेटा, 0.1 से। भाई x का मान 4000, 0.1 से गुणा कर दो, या इस प्रकार से भी लिख सकते हो 0.1 इंटू 4000, तो ये पॉइंट है, इसको हटाएंगे तो बट्टा में 10, 0 से 0, 400 रुपए, ये रही 400 रुपए। ये क्वेश्चन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आया था, इतना कठिन किसी बच्चे का शायद ही सही हुआ होगा मेरी नजर में, तो हाँ हो गया वो अलग बात है। अब चलते हैं आगे, ये क्वेश्चन वापस समझना, ऐसे समझ में नहीं आएगा। शिल्पी ने एक वॉशिंग मशीन रुपए 10,200 में बेची। इस लेन देन में उसे 15% की हानि हुई। उसने वॉशिंग मशीन किस मूल्य पर खरीदी। बहुत अच्छा। देखो विक्रय मूल्य यानी एएसपी, विक्रय मूल्य अगर आप निकाल रहे हैं और इसको निकाल रहे हैं तो इसका बहुत अच्छा सूत्र होता है क्रय मूल्य इंटू लाभ या हानि, लाभ या हानि। लेकिन यहां पर हम लाभ या हानि प्रतिशत नहीं निकाल रहे हैं, लाभ या हानि प्रतिशत नहीं निकाल रहे हैं, हम यहां पर विक्रय मूल्य निकाल लें। तो 100 में से कितने प्रतिशत लाभ हानि है वो लिख दो और बट्टा में क्या कर दो, यहां पर 100 कर दो। ये तो हमारा हो गया विक्रय मूल्य निकालने का, एसपी विक्रय मूल्य, सीपी क्रय मूल्य। लेकिन हमें तो निकालना है क्रय मूल्य बराबर, इसको यहीं रखो, ये रहा एसपी इंटू ये 100 इधर आएंगे तो ऊपर 100 माइनस एक्स, मान रख दो। एसपी का मान 10,200 गुणा 100 से, अब देखो 100 माइनस एक्स, हानि कितनी हुई है 15%, 100 में से 15 गए 85, ठीक है। 85 से इसको कट किया तो देखो एक बार गया और फिर 2 बार गया, क्या गया, क्या देखते रहो गया या नहीं गया, गया, फिर बच्चा 0 तो 0, 120 इंटू 100 12,000। ये क्या है, क्रय मूल्य, ये सीधा सूत्र होता है, कुछ दिन पढ़ोगे ना तो ये सूत्र याद हो जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। यदि एक दुकानदार एक पंखे का विक्रय मूल्य 800 रुपए से घटाकर 780 रुपए, देखो दुकानदार है 800 रुपए उस पर अंकित था, उसने घटाकर कितना कर दिया
780 रुपए कर दिया, 800 रुपए से 780 रुपए कर दिया। उसकी हानि 2% बढ़ गई, यानी कि उसने अंतर कितना किया 20%, और 20% कितने के बराबर है 2% हानि के बराबर है। 20 रुपए यहां पर ये 2% हानि के बराबर है, ये बात पर्सन बोल रहा है। पूछ लिया क्या बेटे लाडलू, पंखे का कर्य मूल्य पूछ लिया सर। ओ किए निकले, ओ बहुत सोरो निकली। अब देखो भाई, कर्य मूल्य का 2% किसके बराबर है 20 रुपए के, है या नहीं, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर हम कर्य मूल्य को x मान ले, 2 का बट्टा 100 कर ले बराबर 20, 2 से ये 10 बार कटा, ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 100, तो x का मान कितना आ गया 1000, यानी कर्य मूल्य बहुत सीधा आ गया 1000। इतना ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं क्या, होते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य अंकित करता है जो उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। माना क्रय मूल्य कोई वस्तु है उसका 100 है, अंकित मूल्य उसने जो लिखा है वो 20% अधिक है, 20%, तो 20% का कितना हो जाएगा 120 रुपए हो जाएगा। वह उस वस्तु को 15% की छूट देता है, 15% की छूट, 15% की छूट दे रहा है, तो 120 की 15%, 0 से 0, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 2 से 6 बार, 18 रुपए निकल गए। तो 120 माइनस 18 कितने हो गए 102, यानी 15% की छूट देने के बाद 102 रुपए में वो वस्तु को बेच रहा है, किसी के चेप रहा है, ठीक है। क्रय किया था 100 रुपए में, विक्रय कर रहा है 102 में, तो लाभ कितना हो रहा है 2 रुपए का, और 100 रुपए क्रय मूल्य है तो 2% हो जाएगा, 2% लाभ उसको हो जाएगा। आ गया समझ में मैथ का क्वेश्चन, डरना मत, अब डरना ही को नहीं भाई, अब रीजनिंग आसी। यदि किसी कूट भाषा में लास्ट को 1 2 3, बुक को 5 6 7 लिखा जाता है, तो TOAST टोस्ट को क्या लिखा जाएगा। देखो टी का है 4, ओ का है 6, तो 6, फिर है आगे आपके एक का है आपके 2, फिर आगे क्या है एस का है यहां पर 3, आगे है टी, और टी का है 4, 46 234, 46 234, 46 234। ओके मेरे लाडलू, आगे देखो भाई, किसी विशेष कूट भाषा में रेवाड़ी को TGYCTK के रूप में लिखा जाता है, तो दिल्ली को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा बताओ। देखो इसमें +2 करना प्रत्येक वर्ड में, RST होता है ना, EFG WXY ABC RST IJK, यानी +2 है, तो बेटा यहां पर भी +2 कर दो, यहां पर भी क्या कर दो +2 कर दो मेरे लाडलू। देखो DEF EFG LMN HIJ IJK FGNJK FGNJK, हो गया, सिंपल है, देखते आ रहा है। चलो 38 में, यदि t बराबर 20, TEA बराबर 26, तो TEN बराबर कितना होगा। t कितने नंबर पे आता है, मेरे हिसाब से 20 पे आता है, t 20, E 5 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, जोड़ लो 26, 10 का कर लो भाई, क्या करो देखो भाई, t 20, E 5, N 14, 25 और 14 39, है क्या कहीं पर 39, ओके।
अगला देखो, यदि एक निश्चित कोड में END EAV OUR एंडीवर को DNE VAE RUO, देखो बेटा क्या लिखा, DNE VAE RUO, देखो इसको तोड़ो 3 को, यहां से देखो 3 को तोड़ दो, 3 को तोड़ दो, देखो ये D यहां पर चला गया, N बीच में रह गया, E बीच में लिख दिया, V को पहले लिख लिया, एक को बीच में रख दिया, ये देखो RUO। अब हमें क्या दिया है, ये दिया है 1 2 3, पहले PMA FIL REI PMA, देखो PMA इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो गलत हुआ। FIL इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें LIF है, तो ये भी गलत हुआ। REI ये रहा, ये भी गलत हुआ। क्या भाई, आया यहां तक समझ में आपको या नहीं आया बेटा? फिर चलें अगले क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी वर्क 8 AM 4 PM, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बताओ, कोई कार्य आप शुरू करोगे तो फ्रॉम, एंड करोगे तो ओ या टू। तो देखो, वी वर्क फ्रॉम 8 AM टू 4 PM, कोई डाउट नहीं। चलो भाई 42 नंबर क्वेश्चन, कुछ वाक्य दिए हैं, यहां पर जो प्रीपोजिशन है वो सही यूज कौन से में हुई है वो बतानी है। स्नो लियोपार्ड इज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। I usually sleep for 6 hours. The book is at the table, 8 नहीं होगा, 8 की जगह on आएगा, on the table. The train has arrived to दिल्ली, भाई टू लगता अगर दिल्ली रेलवे स्टेशन लिखा हुआ होता, दिल्ली शहर की अगर बात हो रही है तो शहर में जो ट्रेन प्रवेश कर रही है मतलब इन लगेगा। I walk for school every day. 4 I walk to, 4 की जगह 2 लगेगा, तो मात्र पहला और दूसरा सही है, A एंड B यहां पर सही है आपका। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट प्रीपोजिशन। द कोर्ट हैज अब्सोल्व्ड हिम द क्राइम ऑफ द क्राइम, क्या लगेगा, ऑफ द क्राइम। नेक्स्ट, आई सो रोहित ए कनकट लास्ट सैटरडे 8A, क्वेश्चन नंबर 45। रिक्त स्थान पहले ही दे दिया, तो पहले रिक्त स्थान दिया है, क्या भरोगे पहले रिक्त स्थान में भाई, भर दो। भर दो बेटा, क्या भरोगे, फॉर ऑल हर क्वालिफिकेशन रजनी परफॉर्म पुअरली एट द इंटरव्यू। ठीक है, ये थी इंग्लिश। अब आती है करंट। 5वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक और बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन दिए गए हैं इन पर विचार करना है, करो बेटा। इसका आयोजन अलवर जिला बॉक्सिंग संघ द्वारा किया गया। बालिका वर्ग में अलवर विजेता व कोटा उप विजेता रहा। बालक वर्ग में भरतपुर विजेता और अलवर उप विजेता रहा। बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा करंट है बेटा, रट ही लेना इसको, तो तीनों ही सही है यहां पर।
सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बालोतरा जिले में स्थित एक ज्वालामुखी है, कुंड है। यह लगभग 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां नियोबियम, जिरकोनियम, हाफनियम जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट पाए गए। यह तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, राजस्थान के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। 1 2 3 ऑप्शन द सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तकनीकी अपग्रेडेशन हेतु अधिकतम अनुदान 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया गया। नीति का अनावरण 4 दिसंबर 2024 को किया गया था। इसकी अधिसूचना 8 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। यहां पर भी जो 3 कथन है निर्यात प्रोत्साहन नीति जो राजस्थान की है उसके बारे में तीनों के तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन, विलायती बबूल जूलीफ्लोरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी जड़ें लगभग 10 मीटर तक फैली होती है। यह अत्यधिक मात्रा में जल का अवशोषण करता है। यह स्थानीय जैव विविधता को प्रभावित करता है। जो वर्तमान में ये विलायती बबूल है ना, इसके बारे में कुछ अलग ही बातें चल रही है। विलायती बबूल के ये जो ओरिजिनल बबूल है वैसा नहीं है, इसको कम किया जाए लगाना, क्योंकि ये पानी का अवशोषण ज्यादा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ता है, ऐसी सुनने में आ रहा है। द ऑप्शन 1 2 3 तीनों सही है यहां पे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में माटीकला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया जाएगा? राजस्थान में माटीकला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया जाएगा? बिचून के अंदर, बीच के अंदर, बिचून यानी बिचून जयपुर के अंदर। ठीक है भाई, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। पहला कमेंट भाई, आपका आज का टेस्ट कैसा गया यहां पे बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। सीटी 2026 और आपका नाम लिखकर भी कमेंट जरूर करें। अब देखो बेटा, सीटी 2026 देखो, आप हजारों रुपए देकर भी गारंटी नहीं मिलती है, लेकिन गारंटी से रुपए 281 में लाइव बैच और गारंटी से 40%। अब देखो, जुड़ना है तो आज जुड़ जाओ, कल जुड़ जाओ। आप आज के 2 महीने बाद जुड़ोगे तो गारंटी फेल हो जाती है फिर, क्योंकि समय नहीं होगा, पढ़ ही नहीं पाओगे आप। तो लाइव बैच में देखो, लाइव क्लास मिलेगी 90 दिन तक रेगुलर पूरा कोर्स, फिर 30 दिन आपके टेस्ट चलेंगे रेगुलर, 30 दिन का एक टेस्ट, हो गए 120 दिन, इतने ही एग्जाम के। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम, फ्री कंटेंट के रूप में रिकॉर्डेड क्लासेस, बिल्कुल भाई लाइव नहीं लेकर आपके सर में फास्ट से करना चाहता हूं, रिकॉर्डेड कंटेंट दिया जाएगा और पर्सन बैंक बिल्कुल रिकॉर्डेड टॉपिक वाइज दी जाएगी। देखो, इस वीडियो पर यहां तक आए हो, हजारों रुपए इन्वेस्ट करके आप तैयारियां कर रहे हो, तो यहां तो 281 रुपए की बात है और आज का दिन है, जाकर ज्वाइन करो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज।